हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। और मेरी बहनों की पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है। हमने आज समुदाय के जो पांचवा पार्ट है, आई थिंक पांचवा पार्ट है, 4 पार्ट हम कर चुके हैं ऑलरेडी। इसके सामुदायिक संगठन हमारा चल रहा है। बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए टाइम लग रहा है इसमें। और सबसे बड़ी बात, हमको पढ़ना नहीं है, हमको समझना है और बिल्कुल कंठस्थ हो जाना है। इसलिए टाइम और हम थोड़ा लेंगे कि भले थोड़ा टाइम लेकर पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। राइट। तो हमने 4 पार्ट कर लिए हैं, आज हम इसके 5वें पार्ट पर आते हैं। और हमने कल कहाँ तक देख लिया था। हमने कल क्या देखा था कि समुदाय संगठन के अंग कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कार्यकर्ता, समुदाय और संस्था, जिनके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली थी। क्या कौन कार्यकर्ता होते हैं, क्या उनके कर्तव्य होते हैं, है ना, सब कुछ बहुत सब डिटेल में देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं सामुदायिक संगठन की विधियाँ या प्रणालियाँ। ठीक है। तो लेन ने सामुदायिक संगठन की निम्नलिखित विधियों या प्रणालियों का उल्लेख किया है। किसने किया है? लेन ने। है, लेन है। उन्होंने सामुदायिक संगठन की निम्नलिखित विधियों और प्रणालियों का उल्लेख किया है। ठीक है, लेन याद रखना, लेन कोई लेन है, उन्होंने क्या करा, निम्नलिखित विधियों और प्रणालियों का उल्लेख किया है। ठीक है, तो इसमें आएगा, अब आगे पढ़ते हैं क्या क्या उल्लेख किया है इन्होंने। निरंतर केंद्रीकृत अभिलेख एक प्रणाली है। निरंतर केंद्रीकृत अभिलेख एक प्रणाली है जिसका प्रयोग सामुदायिक संगठन में किया जाता है। ठीक है, निरंतर केंद्रीकृत अभिलेख। अभिलेख समझते हैं क्या होता है? अभिलेख से मतलब हो जाता है कुछ जो जो लिखा हुआ हो, जो मौजूद हो। ठीक है, तो निम्नलिखित केंद्रीकृत अभिलेख एक प्रणाली है जिसका उपयोग सामुदायिक संगठन में किया जाता है। तो इसमें बेसिकली ये है, निरंतर केंद्रीकृत अभिलेख का क्या मतलब हो जाता है कि किसी भी संस्था में उस पर्टिकुलर समुदाय का या संगठन का रिकॉर्ड, मतलब किसी भी चीज़ का कुछ भी काम हो रहा है उसका लिखित में जो रिकॉर्ड होता है उसको केंद्रीकृत अभिलेख कहा जाता है। जैसे स्कूल में शिक्षक हैं, वो पढ़ाने आ रहे हैं तो उनका पूरा बायोडेटा रहता है, और उनने कब से ज्वाइनिंग किया है, कितने रोज़ उनको अटेंडेंस लगानी होती, खुद की भी साइन करके जाएंगे, तो वो क्या है, उनका डेटा बेस है, केंद्रीकृत अभिलेख है, रिकॉर्ड है कि हाँ टीचर डेली आता है पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड जब एक ही जगह पर मौजूद होता है, चाहे वो संस्था हो, कंपनी हो, किसी के पास भी, तो उसको केंद्रीकृत अभिलेख कहा जाता है। तो केंद्रीकृत अभिलेख एक प्रणाली है जिसका प्रयोग सामुदायिक संगठन में किया जाता है। ठीक है, कोई भी सामुदायिक संगठन का निर्माण हो रहा है तो उसका एक रिकॉर्ड रहेगा कि इस पर्टिकुलर जगह पे ये संगठन है, ये समुदाय है, ये इस काम के लिए बनाए गए हैं, है ना। इसके बाद नियोजन, मुख्य रूप से 2 या 2 से अधिक संगठन संस्थाओं के लिए दूसरी प्रणाली है। इसकी दूसरी प्रणाली कौन सी हुई? अब नियोजन। ठीक है, पहले तो संगठन तुम्हारा बन गया, अब क्या है? नियोजन। ठीक है, नियोजन मुख्य रूप से 2 या 2 से अधिक संस्थाओं के लिए दूसरी प्रणाली है जिसका प्रयोग सामुदायिक संगठन में किया जाता है। ओके, इसके बाद तीसरी प्रणाली जिसका प्रयोग सामुदायिक संगठन में किया जाता है वह है विशेष अध्ययन या सर्वेक्षण। ठीक है, तीसरी प्रणाली क्या होगी? किसी भी संगठन का निर्माण करने के लिए तीसरी बात क्या होगी? सर्वेक्षण, उस जगह का सर्वे और विशेष अध्ययन कि ये कैसी जगह है, यहाँ कैसे लोग रहते हैं, इसमें क्या ज़रूरत है, सारा आपको पता होगा तब तो संगठन बनेगा। ठीक है, तीसरा ये हो गया। अब चौथा क्या होता है? संयुक्त बजट बनाना, अर्थात वित्त व्यवस्था का नियोजन चौथी प्रणाली है जिसका प्रयोग सामुदायिक संगठन में किया जाता है। सामुदायिक संगठन के लिए आपने सबसे पहले क्या किया? रिकॉर्ड रखा, किस चीज़ के लिए, किस बात के लिए बनाया जा रहा है। दूसरा नियोजन, पूरी प्लानिंग करना, कैसे बनेगा, क्या होगा, क्या क्या लगेगा। तीसरी प्रणाली क्या हुई? सर्वेक्षण, अध्ययन, क्या क्या ज़रूरत है, कैसे लोग रहते हैं, क्या करना चाहिए। चौथा क्या है? अब इन सब चीज़ों के लिए बजट, आपने प्लानिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, अब आपके पास उतना बजट होगा तब आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो वहीं अटक के रह जाओगे। ठीक है, तो चौथा क्या आ जाएगा आपका? संयुक्त बजट बनाना, अर्थात वित्त व्यवस्था का नियोजन चौथी प्रणाली है जिसका प्रयोग सामुदायिक संगठन में किया जाता है। अब आता है आपका पांचवा। ठीक है,
सामुदायिक संगठन प्रक्रिया में शिक्षा, अर्थ निरूपण और जनसंपर्क संबंधी प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे दैनिक समाचार पत्रों, वार्षिक प्रतिवेदनों, रेडियो, नुमाइशों, पुस्तकों द्वारा प्रचार। ठीक है। सामुदायिक संगठन प्रक्रिया में शिक्षा, अर्थ निरूपण और संपर्क संबंधी प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है सामुदायिक संगठन में। शिक्षा देना है आपको, समाचार पत्र, इसके माध्यम से लोगों को जानकारी पहुंचानी है। जनसंपर्क, लोगों से डायरेक्ट संपर्क भी आपका होना चाहिए। संबंधी प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सामुदायिक संगठन प्रक्रिया की प्रणालियों के रूप में कोष इकट्ठा करने के लिए संयुक्त अभियानों का प्रयोजन और ऐसे अभियानों को चलाया जाना। ठीक है। सामुदायिक संगठन प्रक्रिया की प्रणालियों के रूप में कोष इकट्ठा करने के लिए संयुक्त अभियानों का प्रयोजन और ऐसे अभियानों का चलाया जाना। ठीक है, कोष इकट्ठा करने के लिए क्या चलाया जाना? अभियान चलाया जाना। जैसे कोष इकट्ठा करना है, अब कोष कहाँ से आएगा? या तो गवर्नमेंट हेल्प करेगी, या तो फिर बोलते थे डोनेशन वगैरह, लोगों से हेल्प लेना, चंदा इकट्ठा करना, ये सब चीज़ें आ जाएंगी इसमें कोष इकट्ठा करने के लिए। ठीक है। संयुक्त अभियानों का प्रयोजन है, ऐसे अभियानों को चलाया जाएगा कि कुछ भी अभियान के माध्यम से अगर कहते हैं कोई इसमें अपनी कोई राशि देना चाहता है या कुछ देना चाहता है, तो ये उसमें अभियान में आ जाएंगे। इसके बाद संगठन प्रणालियों का प्रयोग। संगठन प्रणालियों का प्रयोग, ठीक है, क्षेत्रीय सेवा या अन्य तरीकों से अंतः अभिकरण परामर्श सामुदायिक संगठन की एक सामान्य प्रणाली है। क्षेत्रीय सेवा या उतने क्षेत्र विशेष में सेवा या अन्य तरीकों से अंतः अभिकरण परामर्श सामुदायिक संगठन की सामान्य प्रणाली है। एक तो क्षेत्रीय सेवा, अपने क्षेत्र के लिए सेवा भाव रखना, और अंतः अभिकरण परामर्श। ठीक है। अंतः अभिकरण परामर्श यानी आपस में ही समझकर, आपस में ही सलाह लेकर कार्य को पूरा करना, ये सामुदायिक संगठन की सामान्य प्रणाली है। सामूहिक विचार विमर्श, कॉन्फ्रेंस प्रक्रिया का विकास और प्रयोग। सामूहिक चर्चाएं होंगी, विचार विमर्श होंगे, क्या क्या ज़रूरत है हमको, क्या होना चाहिए, ये सारा क्या होगा, इसका पार्ट होगा। इसके बाद संयुक्त रूप से सेवाओं का दिया जाना एक सामान्य प्रक्रिया है, प्रणाली है। संयुक्त रूप से सेवाओं को दिया जाना। ठीक है, कुछ भी सेवा होगी संयुक्त रूप से सभी के लिए। इसके बाद सामाजिक क्रिया द्वारा सामाजिक विधानों को प्रोत्साहित करना। सामाजिक क्रिया के माध्यम से सामाजिक विधानों को प्रोत्साहित करना। ठीक है। अब आते हैं अपन सामुदायिक विकास तथा सामूहिक संगठन, इसके बारे में जान लेते हैं। सामुदायिक विकास और सामुदायिक संगठन क्या है? वैसे तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं, लेकिन अब इसमें है तो हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं। सामुदायिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामान्य रूप से आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति करने का प्रयास किया जाता है। समुदाय स्वयं इन उपायों को करता है ताकि इसकी आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके। ओके, समुदाय स्वयं करता है, कोई सरकार आके नहीं देखेगी, कोई समाज सुधारक आके नहीं देखेंगे। ये काम आपका है कि आपकी क्या नीड है, आप क्या ज़रूरत है, ये सब देखना सामुदायिक विकास कार्य में आ जाता है। ठीक है। सामुदायिक विकास में मानव कल्याण के लिए दो प्रकार की शक्तियों का एकीकरण होना आवश्यक है। ठीक है। सामुदायिक विकास में मानव कल्याण के लिए दो प्रकार की शक्तियों का होना अनिवार्य है। ये शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? सहयोग, आत्मसहायता, आत्मसात करने की योग्यता तथा शक्ति। पहली तो ये हो गई, सहयोग मतलब हेल्प, आत्मसहायता खुद की हेल्प, और आत्मसात करने की योग्यता तथा शक्ति, पहली ये हो गई। ठीक है। दूसरी है सामुदायिक तथा आर्थिक क्षेत्र से संबंधित तकनीकी ज्ञान की उपलब्धता। सामुदायिक तथा आर्थिक क्षेत्र से संबंधित समुदाय के कार्य को प्रॉपर करने के लिए और आर्थिक नियोजन के लिए क्या होना चाहिए? संबंधित तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता। तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। सामुदायिक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जनता के प्रयासों को शासकीय सत्ता के साथ एकीकृत कर समुदाय की सामाजिक,
आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाओं में सुधार लाया जाता है। फिर से देखो, सामुदायिक विकास एक प्रक्रिया है, ठीक है, इतना तो पता है, जिसके द्वारा जनता के प्रयासों को, किसके प्रयासों को, जनता के प्रयासों को शासकीय सत्ता के साथ एकीकृत कर समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाओं में सुधार लाना। इसका मतलब क्या हुआ? सामुदायिक प्रक्रिया क्या है? सामुदायिक विकास एक प्रक्रिया हो गई, ठीक है, जिसमें जनता के प्रयासों को, मतलब जनता तो प्रयास कर ही रही है, वहाँ समुदाय की जो जनता है वो तो प्रयास कर ही रही है, इसके साथ साथ शासकीय सत्ता के साथ एकीकृत कर, मतलब उसके साथ अगर शासकीय सत्ता भी जुड़ जाए, सरकारी विभाग जुड़ जाए, उसके साथ सरकारी संस्थाएं जुड़ जाएं और एकीकृत हो जाए, दोनों मिलकर समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाओं में सुधार लाएं। सामुदायिक विकास के निम्न तत्व उल्लेखित हैं। अब इसके तत्व आते हैं, तत्व कौन कौन से हैं वो देख लो एक बार ज़रा, ठीक है। अब इसके तत्व में आ जाता है इतिहास, देखते हैं अपन, इतिहास आ जाएगा, उल्लेखित है, ठीक है, इसमें इतिहास आता है। 1974 में वॉलडॉक के अनुसार, क्या नाम है, वॉलडॉक के अनुसार यूके में सामुदायिक संगठन के ऐतिहासिक विकास के चरणों में विभाजित किया जाता है। तो सामुदायिक संगठन के ऐतिहासिक विकास को 4 चरणों में विभाजित किया जाता है। ये क्वेश्चन है कि सामुदायिक संगठन के ऐतिहासिक विकास को कितने चरणों में और किसने बांटा है? कितने चरणों में तो इजी है, वही 4 चरणों में बांटा है, लेकिन किसने बांटा है? ये किया है वॉलडॉक ने, ठीक है, 1974 में। इसकी हम ट्रिक बनाएंगे, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, 2 मिनट का बस, ठीक है। लो भाई, बना ली हमने ट्रिक। ट्रिक कुछ ऐसी हो जाएगी कि सामुदायिक संगठन था एक, क्या समुदाय के लोग थे, सामुदायिक संगठन था। अब उसमें कुछ बच्चे बॉल के साथ खेल रहे थे, सामुदायिक संगठन था, उसमें बच्चे बॉल के साथ खेल रहे थे। तभी एक वहाँ पर डॉग आ जाता है और वो उनकी बॉल को उठाकर ले जाता है, यानी बॉल डॉग, बॉल को डॉग उठाकर ले जाता है, ठीक है। क्या होता है, सामुदायिक संगठन में बच्चे खेल रहे थे बॉल के साथ, तभी वहाँ पे एक डॉग आता है और उनकी बॉल को डॉग उठाकर ले जाता है, यानी बॉल डॉग, ठीक है, बॉल डॉग ले गया। अब समुदाय के बच्चे चुप थोड़ी ना बैठेंगे, उनने लेके 4 पत्थर उठाए और उस डॉग को मारे। 4 पत्थर यानी 74, 4 पत्थर से 74, ऐसे याद रखना है आपको कि अब ऐतिहासिक 4 चरणों में बांटा है ना, 4 चरणों में बांटा है, तो 4 पत्थर मारे तो क्या हुआ, उस डॉग के 4 टुकड़े हो गए, 4 चरण में बट गया। ऐसे याद रख लेना, किसी कुत्ते को मारना नहीं है, ना बांटना है उसको, जस्ट फॉर अ ट्रिक, कि समुदाय संगठन में बच्चे खेल रहे थे बॉल के साथ, तभी उनकी बॉल को डॉग ले गया और बच्चों ने उसको 4 पत्थर मारे, जिससे कि जो डॉग है वो 4 चरणों में बट गए, यानी 4 चरण हैं, दिए हैं किसने, सामुदायिक संगठन के 4 चरण किसने दिए, बॉल डॉग ने दिए, और कितने सन में दिए, 1974, अपन ने 4 पत्थर से याद करा है, ठीक है, याद हो गए सबको। आगे चलते हैं, इसमें प्रथम चरण क्या कहता है, प्रथम चरण कहता है इस अवधि के दौरान, इसका सन देख लो एक बार, 1880 से 1920 तक का है, यानी कितने साल चला ये, 40 साल, ठीक है। प्रथम चरण कब चला, 1880 से 1920 तक चला, ओके। तो इस अवधि के दौरान सामुदायिक कार्य को मुख्य रूप से सामाजिक कार्य की एक विधि के रूप में देखा गया, ठीक है। इस अवधि के दौरान सामुदायिक कार्य को मुख्य रूप से सामाजिक कार्य की एक विधि के रूप में देखा गया। इसे व्यक्तियों को उनके सामाजिक समायोजन को बढ़ाने में मदद करने की एक प्रक्रिया माना, ठीक है। मतलब इसे उनने कुछ स्पेशल चीज़ नहीं मानी, बल्कि क्या माना, सामाजिक कार्य की एक विधि के रूप में माना कि इस तरीके से सामाजिक कार्य होते हैं, बस ये है, अलग से कुछ नहीं माना। और इसे व्यक्तियों को उनके सामाजिक समायोजन को बढ़ाने की मदद करने की एक प्रक्रिया माना। उनने माना कि सामाजिक संगठन से बस क्या होता है कि सामाजिक समायोजन बढ़ता है और कुछ नहीं होता है।
इसने स्वैच्छिक एजेंसियों के काम को समन्वित करने में मुख्य भूमिका निभाई। इसने क्या करा? स्वैच्छिक एजेंसी के काम को समन्वित करने में मुख्य भूमिका निभाई। क्वेश्चन आ सकता है कि स्वैच्छिक एजेंसियों के काम को समन्वित करने की मुख्य भूमिका किसने निभाई? तो प्रथम चरण में, सामुदायिक संगठन के प्रथम चरण में 1820 से 1920 तक। ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 1880 से 1920 है भाई प्रथम चरण। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। अच्छा, 1920 मूवी कौन कौन ने देखी थी? वो उसमें एक हॉरर मूवी है 1920, है ना। उसका पहला पार्ट आया था 1920, सेकंड आया था इविल रिटर्न। तो पहले पार्ट से आप याद रख सकते हो 1920 का पहला पार्ट यानी पहला चरण 1920 का है। ठीक है, तो कब से आया ये? 1880 से 1920 तक 1920 आप याद कर लेना प्रथम चरण से। और 1880 क्या हो जाएगा इसका? एक सेकेंड रुकना, बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, इसको अपन हटा लेते हैं, नेट ही ऑफ कर देते हैं, कुछ भी होता है। ठीक है, तो 1820 से 1920 ऐसे याद रखें। 1920 प्रथम चरण यानी प्रथम फर्स्ट मूवी आई थी, वो फर्स्ट पार्ट उसका, ऐसे याद रख लेना। और उसका हो गया शुरू कब से हुआ? तो एंड जब 1920 से हो रहा है, 40 साल की है, तो 1880 ऑटोमेटिक याद रहेगा। ठीक है, इसका मतलब कोई स्पेशल चीज़ नहीं मानी, इसने माना है कि बस सामुदायिक संगठन का पार्ट विधि थी एक, बस ये। अब इसका दूसरा चरण आता है, तो 1920 से लेके 1950 तक, 1920 से लेके 1950 तक। ठीक है, दूसरा चरण। इस अवधि में सामाजिक मुद्दों और समस्याओं से निपटने के नए तरीके उभरे। इस अवधि में सामाजिक मुद्दों और समस्याओं से निपटने के नए तरीके उभरे। सामुदायिक संगठन शहरी विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रमों से निकटता से जुड़े थे। सामुदायिक संगठन ने क्या किया? सामुदायिक संगठन शहरी विकास के लिए, ठीक है, शहरी विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रमों से निकटता से जुड़े थे। जो भी केंद्र और सरकार के कार्यक्रम होते थे उनसे निकटता से जुड़े हुए थे, ताकि ये विकास कार्य में उनसे हेल्प मिल सके। इस अवधि में महत्वपूर्ण विकास सामुदायिक संघ आंदोलन के साथ इसका जुड़ाव था। इस अवधि में महत्वपूर्ण विकास सामुदायिक संघ आंदोलन के साथ इसका जुड़ाव था। क्वेश्चन आ सकता है कि दूसरे चरण में किसके साथ जुड़ाव था? दूसरे चरण में सामुदायिक संगठन का किसके साथ जुड़ाव था? तो सामुदायिक संघ आंदोलन के साथ इसका जुड़ाव था। ठीक है, अब इसका हम आगे देखेंगे। तीसरा चरण देखते हैं। तीसरा चरण 1950 के बाद था। ठीक है, यह अवधि पड़ोस के विचार की प्रक्रिया के रूप में उभरी। यह अवधि पड़ोस के विचार की प्रक्रिया के रूप में उभरी, जिसने दूसरे चरण के लिए एक वैचारिक चरण प्रदान किया। जिसने दूसरे चरण के लिए एक वैचारिक चरण प्रदान किया। इस अवधि के दौरान समाज कार्य का व्यावसायिक विकास हुआ। ठीक है, अगेन क्वेश्चन बन सकता है कि सामुदायिक संगठन में किस अवधि के दौरान समाज कार्य का व्यावसायिक विकास हुआ? तो तीसरे चरण में। मौजूदा व्यवस्था में कमियों को समझते हुए यह एक ऐसा दौर था जब सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक पेशेवर पहचान की तलाश की। अगेन क्वेश्चन आएगा कि कौन से चरण के दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पेशेवर पहचान की तलाश की? तीसरे चरण में 1950 के बाद। अब चौथा चरण आता है। यह वह अवधि है जिसमें सामुदायिक कार्यकलापों ने महत्वपूर्ण भागीदारी देखी। यह वह अवधि है जब सामुदायिक कार्यकलापों में महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई। इसने सामुदायिक कार्य और सामाजिक कार्य के बीच संबंध पर भी सवाल उठा दिए। इसने सामुदायिक कार्य और सामाजिक कार्य के बीच के संबंध पर ही सवाल उठा दिए। इस प्रकार इसे क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन के दौर के रूप में देखा गया। इसे किस रूप में देखा गया? क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन के रूप में देखा गया। इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से चरण में
क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन के दौर के रूप में देखा गया। ठीक है, तो चौथे चरण में और हम समुदाय और सत्ता के बीच टकराव देख सकते हैं। हम समुदाय और सत्ता के बीच में टकराव देख सकते हैं। इस अवधि के दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं और समुदाय के बीच संबंध अव्यावसायिक हो गए। इस प्रकार यह वह अवधि थी जब सामुदायिक कार्य में संघर्षपूर्ण रणनीति शुरू हुई थी। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सामुदायिक संगठन में संघर्षपूर्ण रणनीति कब शुरू हुई थी? तो चौथे चरण में शुरू हुई थी। अब इसकी हम कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देख लेते हैं। चारों चरण हमारे हो गए हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? सामुदायिक संगठनों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो इन्हें अन्य संगठनों से अलग करती हैं। सामुदायिक संगठनों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो उन्हें अन्य संगठनों से अलग करती हैं। तो इसमें आ जाएगा पहला आपका समुदाय केंद्रितता। समुदाय केंद्रितता। सामुदायिक संगठन अपने संगठित रूप में समुदाय के हितों और जरूरतों पर केंद्रित होते हैं। सामुदायिक संगठन अपने संगठित रूप में समुदाय के हितों और जरूरतों पर केंद्रित होते हैं। ठीक है, जब ये समुदाय में होते हैं सामाजिक संगठन संगठित रूप से समुदाय के हितों और जरूरतों पर केंद्रित होते हैं। इनका मेन फोकस क्या होता है? समुदाय के हित और उनकी जरूरत। इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य समुदाय के सदस्यों की सहायता करना। इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य समुदाय के सदस्यों की सहायता करना और उनके लिए समस्याओं के समाधान ढूंढना। ओके, दूसरा आता है स्वायत्तता और स्थानीय ज्ञान। ये संगठन स्थानीय तौर पर स्थापित किए जाते हैं और स्थानीय समस्याओं, संसाधनों और भागीदारों के साथ गहरी संबद्धता निभाते हैं। ऐसा नहीं है कि क्या होगा कि लोग कहीं के हैं और संगठन किसी दूसरी जगह बना दिया, ना आप वहाँ के कल्चर को जानते हो ना आपके विचार मैच करते हैं, तो स्थानीय तौर बनाया जाता है। वहीं के लोगों का संगठन बनाया जाता है जहाँ पे वो हैं। ठीक है, अब हाँ, इनके पास स्थानीय ज्ञान और समझ होती है जो उन्हें समुदाय के लिए उपयुक्त कार्य करने में मदद करती है। ठीक है, इनके पास क्या होता है? स्थानीय ज्ञान और समझ होती है जो उन्हें समुदाय के लिए उपयुक्त कार्य करने में मदद करती है। ठीक है, तीसरा है सामाजिक परिवर्तन की प्रेरणा। सामुदायिक संगठनों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन लाना होता है। इनके माध्यम से लोगों को सक्रिय बनाकर समस्याओं का समाधान किया जाता है और समुदाय के सदस्यों की आवाज़ को सुना जाता है। ठीक है, कोई भी अगर आपको विकास करना है, यहीं से विकास नहीं, कहीं पे विकास करना है, जब तक आप में परिवर्तनशीलता नहीं है, आप अपने आप को बदलना नहीं चाहते, अपडेट नहीं करना चाहते, तब तक आपका विकास संभव नहीं है ना। एक बहुत छोटा सा उदाहरण होता है कि पहले कौन से फ़ोन चलते थे? कीपैड फ़ोन चलते थे, है ना। फिर धीरे धीरे टच स्क्रीन तो आए लेकिन छोटे आए, फिर धीरे धीरे अपडेट करते हुए आज 3G 4G 5G फ़ोन तक आ चुके हैं, क्योंकि उनने अपने आप को अपडेट किया, परिवर्तित किया। अगर वो परिवर्तित नहीं करते तो हम आज भी कीपैड ही चला रहे होते। तो विकास अगर चाहिए तो पहले चीज़ होती है परिवर्तन। ठीक है, अब आते हैं सामुदायिक संपर्क और नेटवर्किंग पर। ये संगठन सामुदायिक संपर्क बनाए रखते हैं। ये संगठन सामुदायिक संपर्क बनाए रखते हैं और विभिन्न स्तरों पर नेटवर्किंग करते हैं, जैसे स्थानीय सरकार, अन्य सामुदायिक संगठन और अन्य संगठन। इसके माध्यम से वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और अपनी पहुंच बढ़ाते हैं। तो समझ में आया? ये संगठन सामुदायिक संपर्क बनाए रखते हैं। सामुदायिक संपर्क बनाना ज़रूरी है, लोगों से कोऑर्डिनेट करते रहते हैं और विभिन्न स्तरों पर नेटवर्किंग करते हैं, है ना, नेटवर्किंग भी करते हैं। इसके बाद जैसे स्थानीय सरकार, अन्य सामुदायिक संगठन और अन्य संगठन, इनसे क्या होता है? नेटवर्किंग इनकी रहती है। इसके माध्यम से वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और अपनी पहुंच बढ़ाते हैं। ठीक है, जब तक आप अपने लेवल के लोगों से मिले, मतलब अगर आपको तरक्की करनी है तो कहते हैं ना, अपने से एक स्टेप ऊपर वाले इंसान की संगति में रहिए तो आप ऑटोमेटिक ऊपर उठोगे। और अगर आप अपने लेवल के लोगों के बीच में रहोगे तो आप वहीं पर स्थिर रहोगे, और अपने से नीचे वाले इंसान के संगति में रहोगे तो आपकी सोच भी डाउन होती जाएगी धीरे धीरे। ये नियम है।
तो अगर आपको तरक्की करनी है तो अपने से एक स्टेप ऊपर जाना वाले लोगों से आपको कांटेक्ट में रहना होगा। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि क्या होता है कि ये लोग स्थानीय सरकार, अन्य सामुदायिक संगठन और अन्य संगठनों से जुड़े रहते हैं। इसके माध्यम से वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और अपनी पहुँच को बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, कोई अगर आपके सिटी में कोई क्या बोलते हैं, गणमान्य नागरिक है, पार्षद हो गया या सरपंच हो गया, इन लोगों से दोस्ती रहेगी तो आपका दबदबा ऑटोमेटिक रहेगा। लोग आपसे भी थोड़े से झेप कर रहेंगे कि इसकी पहुंच वहाँ तक है, इससे थोड़ा कट के रहो, है ना। तो पहुंच ज़रूरी हो जाती है। इसके बाद आता है स्थायित्व और स्थिरता। ये संगठन अक्सर स्थानीय स्तर पर स्थापित होते हैं और लंबे समय तक स्थायी बने रहने का प्रयास करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य अपने समुदाय के विकास में सहायता करना होता है, जिससे भी समुदाय के लिए निरंतर लाभकारी हो सकें। इनका उद्देश्य मेन क्या होता है? स्थानीय स्तर पर स्थापित होते हैं और लंबे समय तक स्थायी बने रहने का प्रयास करते हैं। जहाँ पर स्थानीय जगह पर ये स्थापित हो जाते हैं और लंबे समय तक रहने का प्रयास करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य अपने समुदाय के विकास में सहायता करना होता है, जिससे वे समुदाय के लिए निरंतर लाभकारी हो सकें। बहुत ईजी सी बात है ये तो। ठीक है, अब आते हैं अपन सामुदायिक संगठनों के कारक। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ, देखिए, सामुदायिक संगठनों के कारक क्या है? संगठनात्मक योजना। सामुदायिक संगठन की संगठनात्मक योजना, उसके कार्यक्रमों, निर्णय लेने के तरीके, नेतृत्व की संरचना और सदस्यों के साथ संबंध को निर्धारित करती है। ठीक है, संगठनात्मक योजना क्या करती है? सामुदायिक संगठन की संगठनात्मक योजना, उसके कार्यक्रमों, निर्णय लेने के तरीके, नेतृत्व की संरचना और सदस्यों के साथ संबंध को निर्धारित करती है। एक मजबूत संगठनात्मक योजना विभिन्न भागीदारी को एकत्रित करने और संगठन को अपने उद्देश्यों तक पहुंचाने में मदद करती है। वही सब है, योजनाएं सेम वही हैं, समझ में आ गया होगा आपको। आगे चलते हैं। सामुदायिक उद्देश्य क्या है? सामुदायिक संगठन के उद्देश्य समुदाय की समस्या के समाधान, सामाजिक परिवर्तन या सामुदायिक विकास पर केंद्रित होते हैं। अगेन वही बात है, इनका उद्देश्य क्या है? समुदाय की सेवा करना, उनकी समस्याओं को समझना और सुलझाना, ये होता है। ये उद्देश्य संगठन के कार्यक्रमों, परियोजनाओं और प्रयासों को निर्देशित करते हैं। ये उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? कोई कार्यक्रम के माध्यम से, परियोजनाओं के माध्यम से या प्रयासों के माध्यम से ये क्या करते हैं? कल्याण का काम करते हैं। अगला है संगठनिक, एक सेकंड रुकिएगा। संगठनिक क्षमता, यह विशेषता संगठन की क्षमता को दर्शाती है कि वह अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कितनी मजबूत है। ये उसकी क्षमता को बताती है कि इनका जो संगठन है वो कितना मजबूत है। इसमें शामिल होते हैं कौन कौन? वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन, प्रशासनिक क्षमता और प्रबंधक कौशल। इसमें क्या क्या आ जाएंगे? वित्तीय संसाधन, ये मतलब आपकी आर्थिक क्षमता कितनी है। मानव संसाधन, कितना मैन पावर है आपके पास, कितने सदस्य हैं, स्टाफिंग यानी। फिर आता है प्रशासनिक क्षमता। इसके बाद आ जाएगा आपका प्रबंधन कौशल, आपका मैनेजमेंट कैसा है। ठीक है, आप कैसे मैनेज करते हो चीज़ों को। ठीक, अगला आता है सामुदायिक समर्थन। ये कारक चल रहा है, ध्यान देना। हाँ, सामुदायिक समर्थन क्या हो जाएगा? सामुदायिक संगठन की सफलता में समुदाय का समर्थन एक महत्वपूर्ण कारक है। वो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सामुदायिक संगठन में या सामुदायिक विकास में जो समुदाय के लोग हैं इनका विशेष योगदान होता है, क्योंकि कर्ता धर्ता वही होते हैं, वही वहाँ रह रहे हैं, वहाँ की समस्याओं को वही निराकृत कर सकते हैं। ठीक है, यदि समुदाय संगठन के कार्यों और उद्देश्यों में समुदाय का सक्रिय योगदान होता है तो उसकी स्थिरता और प्रभाव में वृद्धि होती है। राइट, वहाँ जो वर्कर्स हैं वो उतना नहीं कर सकते जितना समुदाय के संगठन के लोग कर सकते हैं, समुदाय के लोग कर सकते हैं, क्योंकि वहीं के होते हैं, उन्हें प्रॉपर पता होता है। अगेन मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि कोई भी संस्था
या कोई भी संगठन क्या कर सकता है, आपके गांव में आकर बता सकता है, पानी निकालने के लिए कुएं खुदाई कर सकते हैं, नल लगा सकते हैं। लेकिन आपको, जो समुदाय के लोग होते हैं, उनको उस चीज़ का पता होता है कि कौन सी जगह पर पानी ज़्यादा निकल सकता है, कौन सी जगह पर नहीं, क्योंकि वहाँ रह रहे हैं, उनको पता होता है कहाँ पे क्या है, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो उनका उनका होना उनका उसमें इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब आता है आपका अंतर्निर्णय क्षमता। सामुदायिक संगठन के सदस्यों की अंतर्निर्णय क्षमता, यानी उनकी क्षमता कि वे अपने संगठन के भीतर और बाहर के लोगों के साथ संबंध बनाए रखें, की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इससे संगठन में सहयोग और टीम काम की स्थापना होती है। टीम वर्क बोलेंगे, टीम वर्क की भावना होती है, इसमें काम दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब संगठन के अंदर और बाहर के लोगों के साथ आपके आपसी संबंध कैसे हैं, ये डिसाइड करेगा कि आपकी टीम में सहयोग की भावना और टीम वर्क कैसा है। टीम वर्क मतलब 10 लोग मिलकर इकट्ठा काम कर रहे हैं, तो आपके उनसे संबंध अच्छे होंगे तो काम प्रॉपर हो जाएगा। वरना क्या होगा, आपसे मनमुटाव के चक्कर में मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा, मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा, इस चक्कर में काम होगा ही नहीं। तो आपसी संबंध पहले होना चाहिए। ठीक है, अब आता है आपका सामुदायिक संगठन बनाने की प्रक्रिया। सामुदायिक संगठन बनाने की कैसी प्रक्रिया होती है वो देख लो। समस्या या उत्कृष्टता का चयन। समस्या या उत्कृष्टता का चयन। सबसे पहले यह निर्धारित करें कि किस प्रकार की समस्या या उत्कृष्टता को हल करने या प्रोत्साहन करने के लिए सामुदायिक संगठन बनाना है ना। किस चीज़ के लिए सामुदायिक संगठन बनना चाहिए, क्या कमी है आपके गांव में, क्या प्रॉब्लम्स है, आपको पता होना चाहिए, तब तो संगठन बनेगा। ठीक है, यह समस्या स्थानीय स्तर पर हो सकती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक समस्याएं, या किसी विशेष समुदाय के हित से जुड़ी हो। ठीक है, अगर स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, या अन्य कोई परेशानी है, जब ये इंगित हो जाती है, ये पता चल जाती है, तो उसके समाधान के लिए सामुदायिक संगठन की स्थापना होती है। नेक्स्ट आएगा आपका सामुदायिक समर्थन और साझेदारी। सामुदायिक संगठन बनाने से पहले समुदाय के लोगों का समर्थन और सहयोग प्राप्त करें। ठीक है, गांव के लोगों का पहले सहयोग तो ले लो जब तो बनाओगे, ये तो वो तो भगा देंगे, हमें ज़रूरत ही नहीं, हम क्यों बनवाएं, है ना। पहले उनकी भागीदारी ज़रूरी है, काम तो उन्होंने ही करवाना है। ठीक है, इसके लिए समुदाय के विभिन्न सदस्यों, स्थानीय नेताओं या अन्य सामुदायिक संगठनों और सरकारी अधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करें और उनकी सहमति और सहयोग प्राप्त करें। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, विभिन्न सदस्यों से मिलिए, स्थानीय नेताओं से मिलिए, जैसे पार्षद हो गए, शहरों में पार्षद हो गए, गाँव में क्या हो गए, सरपंच वगैरह। ठीक है, स्थापित करें इन लोगों के साथ और उनका समर्थन प्राप्त करें। इसके बाद संगठनात्मक योजना और संगठन। संगठनात्मक योजना और संगठन। संगठनात्मक योजना तैयार करें जिसमें संगठन की स्थापना, सदस्यता, नेतृत्व की संरचना, कार्यक्रम और प्रोजेक्ट्स की योजना, वित्तीय योजना और प्रबंध की स्थापना व्यवस्था। क्या करेंगे, इसमें संगठन योजना तैयार करेंगे, ठीक है, जिसमें संगठन की स्थापना करेंगे, सदस्यता लेंगे, नेतृत्व की संरचना करेंगे, कार्यक्रम और प्रोजेक्ट्स की योजना बनाएंगे, वित्तीय योजना करेंगे और प्रबंध की व्यवस्था शामिल हो। यह योजना संगठन के कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं को निर्देशित करने में मदद करेगी। अब आता है संगठनिक पंजीकरण। अपने संगठन को स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत करें। संगठन ऐसे उठ कर नहीं बन जाता, उसके लिए उसका पंजीकरण कराना पड़ेगा। जैसे एक नागरिक समाज या एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में। ठीक है, यह आपके संगठन को नियमितता, गोपनीयता और वित्तीय समर्थन प्राप्त करने में मदद करेगा। कोई भी चीज़ अगर पंजीकृत होती है तो मतलब वो विश्वसनीय है ना। अच्छा, आपके पास कोई डोनेशन लेने के लिए आता होगा, कई बार आते हैं, अनाथ आश्रम के लिए आते हैं या कुछ के लिए भी आते हैं, वृद्धाश्रम के लिए चंदा लेने आते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, उससे रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हो नहीं लेते हो, कि कोई ये फर्जी आ गया उठ के और आपसे लेके चला गया चंदा, तो आप कहोगे पहले दिखाइए, आपके पेपर्स दिखाइए। तो आपको पेपर्स दिखाते हैं तब कहीं जाके आपके जिससे 10-20 रुपये छूटते होंगे नहीं, तो सरकार ऐसे कैसे लाखों का, करोड़ों का दे देगी आपको कुछ भी। तो उसके लिए वो पंजीकृत
पंजीकरण मांगेंगे ना कि आपका संगठन है, तो उसका पंजीकरण नंबर तो दिखाइए पहले, तब उसमें कोई भी आपको वित्तीय सहायता देगा। ठीक है। इसके बाद संगठन के प्रारंभिक कार्य, संगठन के प्रारंभिक कार्य का शुभारंभ करें, जैसे कि जनसंवाद सत्र, समुदाय सभा या शिक्षा कार्यक्रम। इससे संगठन की पहचान बनाने में मदद मिलेगी और समुदाय के साथ समर्थन और संबंध बनाने में सहायता मिलेगी। ठीक है। संगठन का निर्माण हो गया तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जनसंवाद करना है, लोगों से फेस टू फेस मिलना है, समुदाय के लोगों से मिलना है, सभा और शिक्षा कार्यक्रम करने हैं। इससे लोग आपको पहचानेंगे, है ना, और आपके उनके साथ संबंध थोड़े बेहतर होंगे। इसके बाद आता है संगठन का संचालन और विकास। संगठन के उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ें, जो आज जिस उद्देश्य से बनाया गया है उसमें आगे बढ़ें आप। कार्यक्रमों का प्रदर्शन करें कि हम क्या करने वाले हैं, क्या टेक्निक अपनाने वाले हैं। सदस्यों को सक्रिय करें। ठीक है, सदस्यों को सक्रिय करें, एक्टिव करें उन्हें कि वो फटाफट से काम करें आपका। और संगठन की प्रभावी स्थिरता और सुस्त संगठनिक संरचना का विकास करें। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, आज का अपना हमारा कंप्लीट हो चुका है इतना। अब हमारा क्या बचा हुआ है, कल हम आंतरिक गवर्नेंस पढ़ेंगे, इंटरनल गवर्नेंस को पढ़ेंगे, क्या है ये क्या नहीं है। तो थोड़ा सा बचा हुआ है, यथासंभव हमारा परसों तक कंप्लीट कर लेंगे हम। कल आधा हो पाएगा और आधा कल, क्योंकि अभी बचा हुआ है लगभग 2.5 पेज का है अभी हमारे पास। ठीक है, तो इतना कर पाना, अगर देख लेंगे, अगर हो गया कल तो कल ही कर लेंगे पूरा, और नहीं हो पाया तो फिर परसों अपना हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमारा संगठन, हमारा सामुदायिक विकास, सामुदायिक संगठन, ये पूरा हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। और फिर अपन देखते हैं इसके एमसीक्यूज़ अगर मिलते हैं तो मैं एमसीक्यूज़ आपको लगाऊंगी इसके, बताना फिर कितने सही आते हैं, कितने गलत आते हैं। और आप लोग भी निकाला करो, आजकल ऑनलाइन सब कुछ पॉसिबल है, ऑनलाइन आप लोग इसके क्वेश्चंस निकाला करो, सामुदायिक विकास के, संगठन के, नेतृत्व के, जो अपन पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस निकाला करो, सॉल्व भी किया करो। क्योंकि आप जब तक एमसीक्यूज़ नहीं लगाओगे ना, थ्योरी दिमाग से निकलती जाती है। अपन ने जितनी ट्रिक से चीज़ें पढ़ी हैं वो जो ऑप्शन के रूप में आपके सामने आएंगी ना, तो आपको याद आती है नहीं ट्रिक, कैसे याद आ रही है, क्या हो रहा है, समझो ज़रा, खुद को आंको, निकालो क्वेश्चंस, गूगल देव से पूछिए कि इसके क्वेश्चंस निकाल के दीजिए, वो आपको निकाल के देंगे और फिर आप सॉल्व करिए उसको। ठीक है, तो आज का हम सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अब कल मिलेंगे आपसे, कल अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ाई कीजिएगा। बाय बाय।